हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो आप पर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे जिस दिन मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, 29 जुलाई को, 17 जुलाई को या 30 जुलाई को? तो इंटरनेशनल टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो ऑप्शन बी सही है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। बाघों को संरक्षण देने और उसकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत बाघ के राष्ट्रीय पशु है। भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। इसके बावजूद भारत में साल 2010 में बाघ विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। साल 2010 में की गई गणना के अनुसार बाघों की संख्या 17,706 थी। वही साल 2018 की गणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 2,967। 2010 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 1,706, जबकि 2018 की जनगणना के अनुसार ये 2,967 हो गई। बाघों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब? 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसमें हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की जनसंख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के सम्मेलन में। तब से 29 जुलाई को हर साल बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि देश में बाघों की जनगणना हर 4 साल में होती है। बाघों की जनगणना कब होती है? हर 4 साल में आयोजित की जाती है। तो 2010 में हुआ था अभी भी भारत में, फिर 2018 में हुआ है। 18 की जनगणना का दिया हुआ है। हर 4 साल में किया जाता है। देश भर में बाघों की जनगणना हर साल 4 साल में किया जाता है, जिससे उनकी ग्रोथ रेट का पता लगता है। साल 1973 में देश भर में 9 टाइगर रिजर्व है। भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी थी? 9, जबकि वो बढ़ के अब कितने हो गया? 51। अब टाइगर रिजर्व, भारत के जो मेन इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है उसके बारे में देख लेते हैं। काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो कहाँ पे है? असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। इसको काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है, इसमें क्या होता है? एक सींग वाले गेंडे के लिए भी जाना जाता है। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट कहाँ पे? जिम कॉर्बेट, जिसका पूरा नाम क्या है? जिम कॉर्बेट है क्या? उत्तराखंड में। रणथंभौर क्या है? राजस्थान में। पन्ना, एमपी में कितने टाइगर रिजर्व है? पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा जो है 3 टाइगर रिजर्व जो क्या है? एमपी में स्थित है। मेघाट महाराष्ट्र में। मेघाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्या है? आंध्र प्रदेश में। पेरियार जो टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? केरल में। और जो बांदीपुर जो क्या है? कर्नाटका में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटका में। पेरियार जो है केरला में। और नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो क्या है? आंध्र प्रदेश में। अब बांदीपुर, कान्हा और पन्ना जो टाइगर रिजर्व क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और जिम कॉर्बेट का है? उत्तराखंड में स्थित है। और काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व का असम में स्थित है। ये जो मेन इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है भारत के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? बांस की औद्योगिक पार्क की आधारशिला किस सरकार ने रखी है? किस राज्य ने रखी है? असम ने, मेघालय ने, मिजोरम ने, त्रिपुरा ने। तो इसकी आधारशिला असम ने रखी है। असम के मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी आधारशिला रखी है। तो ऑप्शन ए सही है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा ने डीमा हसाओ के मादेर-डीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क, बाम्बू इंडस्ट्रियल पार्क का आधारशिला रखा है। कहाँ पे? डीमा हसाओ के मादेर-डीसा गांव में। परियोजना को डोनर मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपए के लागू किया है। एक बार पूरा होने जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और व्यापक अवसर मिलेगा। डीमा हसाओ में उत्पादित बांस पहले ज़्यादातर पेपर मिलों की निर्यात किया जाता था। हालांकि पार्क के पूरा होने के साथ ही टाइल्स, अगरबत्ती,
छत आदि के उत्पादन के लिए बांस का उपयोग करने के लिए एक नए रास्ते खुलेंगे, जिससे लोगों के अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। अब ये कहाँ पे है? असम। तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजभाषा क्या? असम में। असम का गठन क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को असम का गठन हुआ था। असम के राज्यपाल का है जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री क्या होता है? हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल भुगतान में कितने % की वृद्धि? भारत के डिजिटल भुगतान में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? 19% की वृद्धि हुई है भारत के डिजिटल भुगतान में। इसके द्वारा आरबीआई के आंकड़ों से पता चला है कि मार्च 2021 में, किसने बताया? आरबीआई ने, के आंकड़ों से मालूम चला है कि 2021 के समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में डिजिटल भुगतान में 13.19% की वृद्धि दर्ज की है। कितने % की? 13.19% की वृद्धि दर्ज की है मार्च 2021 के समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान। ये डाटा किसने बताया है? आरबीआई ने। नवगठित डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई डीपीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मार्च 2021 के अंत में सूचकांक पिछले वर्ष में 207.84 से बढ़कर 270.59 हो गया है। डिजिटल भुगतान। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के डिजिटल भुगतान डेटा के अवलोकन के लिए एक समग्र भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक आरबीआई डीपीआई का निर्माण की घोषणा की थी। मार्च 2018 में डिजिटलाइजेशन डेटा प्राप्त करने के लिए एक आधार वर्ष के रूप में चुना गया है। बेस ईयर किसको माना गया है? मार्च 2018 को के हिसाब से क्या है डाटा जो है तैयार किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। अभी किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आरबीआई। थोड़ा आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किसके तहत? 1934 के अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। कब? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता था, स्थापित किया गया था, जिससे 1937 में अस्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1937 में। केंद्रीय कार्यवाहक व कार्यालय जहां गवर्नर बैठते और नीतियां निर्धारित की जाती है। यद्यपि ब्रिटिश राज के द्वारा प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 को, कब? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और यह भारत सरकार का एक पूर्ण स्वामित्व वाली बैंक है, बैंकों का बैंक है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में हरित आवरण ग्रीन कवर के विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रोजेक्ट कौन सा लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट बोल्ट किसने शुरू किया है? बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, या आईटीबीपी के द्वारा, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के द्वारा, या बीएसएफ और केवीआईसी के द्वारा, या केवीआईसी के द्वारा? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी है, बीएसएफ और केवीआईसी दोनों ने मिलकर रेगिस्तान के हरित आवरण ग्रीन कवर विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ट की शुरुआत की है। खादी और ग्राम उद्योग केवीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? खादी और ग्राम उद्योग ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के सहयोग से अपनी तरफ की पहली परियोजना के राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण ग्रीन कवर विकसित करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रोजेक्ट बोल्ट लॉन्च किया है। 27 जुलाई 2021 को बीएसएफ के साथ केवीआईसी ने प्रोजेक्ट बोल्ट के तहत 1000 बांस के पौधे लगाए हैं। जैसलमेर के तनोट गांव में यह पौधा लगाया गया। कहां पे? जैसलमेर के तनोट गांव में। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बीएसएफ के विशेष महानिदेशक श्री सुरेंद्र पवार की बीएसएफ के महानिदेशक कौन से? सुरेंद्र पवार की उपस्थिति में इस तरह के पहले वृक्षारोपण कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट बोल्ट का अर्थ है बम्बू ओएसिया ऑन द लैंड इन ड्रॉट है। इसका उद्देश्य क्षेत्र के स्थानीय आबादी को आजीविका प्रदान करना, मरुस्थलीकरण को कम करना और बहु अनुसंधानात्मक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करना है। अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में जिसे नियुक्त किया गया था, अमेरिका में चीन के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? कुई चियान काई को। टेरी बार्न्स को अमेरिका में चीन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अब चाइना के द्वारा नियुक्त किया गया तो चाइना के बारे में देख लें। चाइना के प्रेसिडेंट कौन से? शी जिनपिंग। कैपिटल क्या है? बीजिंग।
करेंसी क्या है, रेनबीबी, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मैंडेरियन। हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? कौन सा खिताब जीता है? राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? हम्पी कोनेरू ने, तानिया सचदेवा ने, सौम्या स्वामीनाथन ने या वंतिका अग्रवाल ने? तो किसने जीता है? वंतिका अग्रवाल ने, ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। दिल्ली के युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। 11 राउंड में उन्होंने 9.5 अंक हासिल किए। 9 अंक के साथ पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि तमिलनाडु की श्रीजा शेषादी ने 8.5 अंकों के साथ प्रतियोगिता में तीसरा स्थान, जबकि महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन और तमिलनाडु की आर वैशाली ने क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय के द्वारा बनाए जा रहे कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का क्या नाम है? कृषि मंत्रालय के द्वारा कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का क्या नाम रखा गया है? एग्रीस्टैक, HASHC या ई नाम या नन ऑफ दीज? तो उसका नाम क्या रखा गया है? एग्रीस्टैक रखा गया, ऑप्शन ए सही है। कृषि मंत्रालय की एग्रीस्टैक बनाने की परियोजना शुरू की है, जो देश में कृषि का एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने और कृषि के क्षेत्र में दक्षता में सुधार की दिशा में प्रभावी योजना बनाने में सरकार की मदद करना। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने यह भी घोषणा की कि सरकार किसानों को व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करके एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस बनाने जा रही है।